तो मुगल कालीन प्रशासन भाग 2 आज लेकर आए हैं और इसको ध्यान से सुनेंगे और याद करेंगे। आइए मुगल काल का आर्थिक व्यवस्था। मुगल कालीन आर्थिक व्यवस्था में पहले देखते हैं कि कितने प्रकार की भूमि का प्रचलन था मुगल काल में। तो पहला है खालसा भूमि। खालसा भूमि को सरकारी भूमि। आपको बता दें मुगल कालीन पूरे मुस्लिम एज में सरकारी भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। मध्यकाल में जितना सरकारी भूमि होती थी उसको खालसा भूमि कहा गया। जागीर भूमि। जागीर भूमि किसको कहा गया? प्रमुख कर्मचारियों को उनके वेतन के बदले में मुगल प्रशासन के द्वारा जो भूमि दिया जाता था उसको जागीर भूमि कहा जाता था। ओके। तीसरा है सयूरगल या मदद ए मास। सयूरगल या मदद ए मास जो है वह धार्मिक कार्य करने वाले व्यक्ति को ये भूमि दिया जाता था, सयूरगल या मदद ए मास। चौथा अलतमगा भूमि है। ये जहांगीर अलतमगा भूमि का प्रचलन किया। धार्मिक कार्य करने वाले व्यक्ति को जहांगीर जो है वह जो भूमि प्रदान किया था उसको अलतमगा कहा गया। ये भी सयूरगढ़ और मदद मास ही है, लेकिन जहांगीर के काल में इसका नाम चेंज करके अलतमगा किया गया धार्मिक कार्य करने वाले व्यक्ति को। तो मुगल काल में 4 प्रकार की भूमि थी, खालसा भूमि, जागीर भूमि, सयूरगढ़ या मददमास भूमि और अलतमगा भूमि। ओके। अकबर पहला मुगल शासक था। अकबर पहला मुगल शासक था जिसने भूमि व्यवस्था को संगठित किया था, है ना। इसके पहले बाबर आए, हुमायूं आए, लेकिन बाबर और हुमायूं जो है वह स्थिर शासन नहीं कर पाया। इस कारण जो है अकबर के काल से ही मुगल प्रशासन स्थिर हो पाया और अकबर पहला मुगल शासक था जिसने भूमि व्यवस्था को संगठित किया। इसने गुजरात विजय के उपरांत 1573 ईस्वी में उत्तर भारत में करोरी नामक एक अधिकारी को नियुक्त किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुजरात अभियान के दौरान अकबर जो है गुजरात अभियान के पश्चात अकबर 1573 ईस्वी में कहाँ पर? उत्तर भारत में एक अधिकारी को नियुक्त करता। उसका नाम था करोरी। अधिकारी का नाम था करोरी। करोरी नाम क्यों रखा गया? इस अधिकारी को जो कार्य दिया गया था कि वह प्रत्येक वर्ष अपने क्षेत्र में करीब 1 करोड़ दाम वसूल करना। दाम जो है वह तांबे के सिक्के को दाम कहा गया। तो 1 करोड़ दाम वसूल करके मुगल प्रशासन को देना था, इसलिए इस अधिकारी का नाम रखा गया करोरी। कहाँ पर नियुक्त था? तो उत्तर भारत में करोरी नामक अधिकारी नियुक्त किया गया था, अकबर के द्वारा नियुक्त किया गया था। 1 करोड़ दाम वसूल कर देता था, इसलिए इसका नाम रखा गया करोरी। ओके। 1580 में क्या हुआ कि अकबर ने टोडरमल के निरीक्षण में आईने दहशाला की व्यवस्था की। टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था। हम लोग जब पहले पढ़ हुए हैं कि अकबर टोडरमल को अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया और टोडरमल के निरीक्षण में अकबर जो है 1580 ईस्वी में आईने दहशाला या आईने 10 साला की व्यवस्था की। क्योंकि टोडरमल के निरीक्षण में ये व्यवस्था किया गया, इसलिए इसको टोडरमल व्यवस्था के नाम से भी जाना गया। टोडरमल व्यवस्था के नाम से जाना गया। ये व्यवस्था क्या था कि इस व्यवस्था के तहत 1571 से 1580 यानी कि 10 साल, 1571 से 1580 के बीच करीब 10 वर्षों, 1571 से 1580 के बीच करीब 10 वर्षों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया जाता था। 10 साल का औसत निकाला गया, इसलिए इस व्यवस्था का नाम आईने दहशाला या आईने 10 साला व्यवस्था या टोडरमल व्यवस्था कहा गया। इसकी शुरुआत ध्यान में रखेंगे 1580 ईस्वी में टोडरमल के निरीक्षण में किया गया। 1580 में आईने दहशाला या आईने 10 साला व्यवस्था की शुरुआत की गई। चूंकि टोडरमल के निरीक्षण में किया गया इसलिए इसका दूसरा नाम टोडरमल व्यवस्था भी है। हम इसको बार बार इसलिए रिपीट किए कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था के नाम से जाना गया। इस व्यवस्था के तहत, टोडरमल व्यवस्था के तहत
भूमि की जब माप होती थी तो माप हेतु राज्य के भूमि को 4 भागों में बांटा जाता था। राज्य के भूमि को राज्य के भूमि को 4 भागों में बांटा जाता था। आईनी 10 व्यवस्था के तहत जो भू राजस्व का दर निर्धारित किया जाता था, तो दर निर्धारित करने के पहले राज्य के भूमि को 4 भागों में बांटा जाता था। 4 प्रकार की भूमि थी। पहला पोलज, दूसरा परती, चाचर, बंजर। 4 भूमि पोलज, परती, चाचर, बंजर। पोलज किस प्रकार की भूमि थी? तो जहाँ नियमित खेती होता था, हर एक साल खेती होता था, वैसी भूमि को पोलज कहा गया। परती, जहाँ 1 या 2 साल के अंतराल पर खेती होता था, वैसे उसको परती कहा गया। चाचर, जहाँ 3 या 4 साल के अंतराल पर खेती होता था, चाचर। और बंजर, जहाँ 5 वर्ष या उससे अधिक समय पर खेती होता था, बंजर भूमि कहलाता था। तो 4 प्रकार की भूमि थी, पोलज, परती, चाचर, बंजर। और ये जो है आईनी 10 इन चारों भूमि पर आईनी 10 के तहत जो भू राजस्व का दर निर्धारित किया गया था, ये चारों भूमि पर जो दर निर्धारित किया गया था, अलग अलग दर था। पोलज पर ज़्यादा लिया जाता था क्योंकि नियमित खेती होता था, परती पर उससे कम दर था, चाचर उससे भी कम, और बंजर भूमि पर जो भू राजस्व लिया जाता था वह सबसे कम लिया जाता था। भूमि की माप के लिए अकबर क्या किया था कि 1587 ईस्वी में इलाही गज की शुरुआत किया था। इलाही गज की शुरुआत 1587 ईस्वी में अकबर शुरू किया था भूमि की माप के लिए। इसकी लंबाई कितनी थी? तो 31 अंगुल या 33 इंच लंबा था। इलाही गज की शुरुआत 1587 में अकबर किया था। ध्यान में रखना है, भूमि की माप के लिए लंबाई कितनी थी? तो 41 अंगुल या 33 इंच। ओके। टोडरमल ने खालसा भूमि मतलब सरकारी भूमि, टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की एक नई प्रणाली, जबती प्रणाली को आरंभ किया था। किस भूमि पर? खालसा भूमि पर। ध्यान में रखेंगे, जो राज्य की भूमि थी उसको खालसा भूमि कहा गया, और उस भूमि पर टोडरमल के द्वारा भू राजस्व की एक नई प्रणाली की शुरुआत की गई। उसका नाम था जबती प्रणाली। क्या नाम था? जबती प्रणाली की शुरुआत की गई। कहाँ पर? खालसा भूमि पर। कौन शुरू किया? टोडरमल। इस प्रणाली के तहत भूमि के वास्तविक पैदावार के आधार पर लगान निर्धारित किया जाता था। मान लिया जाए कि 1 कट्ठे में जितना फसल का पैदावार हुआ, तो वास्तविक पैदावार जो हुआ उसके आधार पर लगान निर्धारित होता था। ज़्यादा पैदावार अगर किसी खेत में हो रहा है तो ज़्यादा लगान देना होता था, कम पैदावार हो रहा है तो कम लगान निर्धारित किया जाता था। इसी को जबती प्रणाली कहा गया। अकबर के काल में शुरू किया गया। कहाँ पर? खालसा भूमि पर। कौन शुरू किया? तो टोडरमल। 1583 ईस्वी में 83 में अकबर ने फसलों के महीने को निर्धारित करने के लिए इलाही संवत को आरंभ किया था। इलाही संवत की शुरुआत अकबर 1583 ईस्वी में करता है। इसके तहत किसानों को भू राजस्व अदा करने में सहायता मिलती थी संवत के आधार पर। यानी कि संवत के तहत जो कैलेंडर बनाया गया था, कैलेंडर के अंतिम महीने के अंतिम तारीख को हर एक किसान को लगान देना अनिवार्य कर दिया गया। ये इलाही संवत की शुरुआत अकबर 1583 में किया। लगान निर्धारित करने के पूर्व खेतों की माप की जाती थी। खेतों की माप करने वाले व्यक्ति को जाबिताना नामक कर देना होता था। लगान निर्धारित करने के पहले राज्य की ओर से अधिकारी को भेजा जाता था कि आप जाइए और हर एक किसान के खेत की माप कीजिए और माप के आधार पर लगान निर्धारित कीजिए। तो जो अधिकारी खेत की माप करने के लिए आता था, उसको फीस के खेत की माप करने के एवज में एक टैक्स किसान को देना होता था, जाबिताना टैक्स। किसको? उस अधिकारी को जो खेत की माप करने के लिए आता था,
उसको जाबी ताना नामक टैक्स हर एक किसान को देना होता था। ओके, तीन प्रकार के मुगल काल में तीन प्रकार के किसान थे। खुद कास्ट मतलब जिनकी अपनी खेती थी, जिनकी अपनी खेती थी। खुद कास्ट मतलब जिनकी अपनी खेती थी, अपना जमीन था, है ना, अपने खेत में खेती करते थे, उसको खुद कास्ट। पाही कास्ट जो दूसरे के खेत में खेती करते थे। और मुजारियन जो कि खुद कास्ट के खेत में खेती करते थे। उसको तीन प्रकार के किसान, खुद कास्ट, पाही कास्ट और मुजारियन, मुगल काल में तीन प्रकार के किसानों का उल्लेख किया गया है। अब आते हैं मुगल कालीन सिक्का, है ना। मुगल कालीन सिक्का में शुरू करते हैं, बाबर से ही शुरू करते हैं हम लोग। मुगल कालीन सिक्के में बाबर पहला मुगल शासक था जो सिक्के को चलाया था। बाबर जो है चांदी का शाहरुख नामक सिक्का चलाया था। चांदी का शाहरुख नामक सिक्का बाबर चलाया था। अकबर मुगल काल का पहला शासक था जो मौद्रिक व्यवस्था को दुरुस्त किया और 1577 ईस्वी में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद की अध्यक्षता में एक टकसाल विभाग की स्थापना करवाता अकबर। टकसाल मतलब जहाँ पर मुद्रा की ढलाई होती है उसको टकसाल कहा जाता है। तो अकबर 1577 ईस्वी में एक चित्रकार थे अब्दुल समद, उसकी अध्यक्षता में टकसाल स्थापित करवाता है। अकबर पहला मुगल शासक था जो मौद्रिक व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया था। टकसाल का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको मुगल काल में चौधरी कहा जाता था। टकसाल के अध्यक्ष को चौधरी कहा जाता था। जैसे कि अभी आरबीआई का गवर्नर होता है, उसी प्रकार टकसाल का जो गवर्नर होता था उसको चौधरी कहा गया। अकबर के काल की मुद्रा देख लीजिए, है ना। तो अकबर के काल में जो है वह सोने की मुद्रा का नाम था, क्या क्या सोने की मुद्रा का नाम था, तो मुहर, शंसब, इलाही, जलाली। मुहर, शंसब, इलाही, जलाली ये अकबर के काल की सोने की मुद्रा थी। इसमें सर्वाधिक प्रचलित सोने की मुद्रा इलाही था, जबकि सबसे बड़ा सोने का जो मुद्रा था वह था शंसब। प्रचलित मुद्रा इलाही और बड़ा मुद्रा शंसब। चांदी का मुद्रा अकबर भी चलाया, रुपया नाम से जो शेरशाह सूरी चलाया था, अकबर भी रुपया नाम से चांदी का चलाया। अकबर का जो रुपया था वह 178 ग्रेन यानी कि 178 ग्राम का था। और यही चांदी का जो रुपया था वह मुगल काल की अर्थव्यवस्था में लेन देन का माध्यम, विनिमय का जो माध्यम था, वह मुगल काल में कौन सा सिक्का चलता था, तो चांदी का रुपया चलता था मुगल काल में, जो 178 ग्रेन था। यही मुगल काल में विनिमय का साधन था। अकबर के कुछ सिक्कों पर देवनागरी लिपि में राम सिया खुदा हुआ था, क्योंकि अकबर जब जोधाबाई से विवाह किया था, राजपूत नीति जब चलाया हुआ था, तो वह मतलब हिंदू देवी देवताओं का बड़ा आदर करने लगा था। और यह इस बात से पता चलता है कि अकबर अपने सिक्के पर देवनागरी लिपि में राम सिया खुदवाया था। और इससे पता चलता है कि अकबर हिंदू धर्म के प्रति जो है वह प्रेम भाव रखता था। ओके, जहांगीर जो है अकबर के बाद जहांगीर आया। जहांगीर ने निसार नामक चांदी का सिक्का चलाया। निसार चांदी का सिक्का जहांगीर भी चलाया था। क्या नाम था, तो निसार नामक चांदी का सिक्का चलाया। इसके कुछ सिक्कों पर शराब का प्याला लिए हुए चित्र दर्शाया गया है। और इससे पता चलता है कि जहांगीर अपने शासन काल के अंतिम समय में शराब में इतना डूब चुका था कि वो अपने सिक्कों पर भी शराब का प्याला लिए हुए अपना चित्र अंकित करवाया था। ओके, जहांगीर के बाद शाहजहां आया। शाहजहां ने आना नामक सिक्का चलाया था। आना शाहजहां। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाने मतलब राजा रानी का चित्र जो सिक्कों पर दिया जाता था वह कलमा खुदवाना होता था। औरंगजेब क्या किया, कोई नया सिक्का नहीं चलाया, बल्कि जो पहले की जो प्रथा थी कलमा खुदवाने की प्रथा, उसको औरंगजेब समाप्त कर दिया था।
तो ये हम लोग मुगल काल का सिक्का देखे, बाबर के बारे में हुमायूं कोई सिक्का नहीं चलाया था। अकबर के काल का जो मुगल कालीन सिक्का था उसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब आते हैं मनसबदारी सिस्टम। मुगल काल की एक प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था जो है वह मंगोलों की देन है। मुगल काल में जो मनसबदारी सिस्टम शुरू किया गया वह मंगोल से इंडिया आया था, मंगोलों की देन है। 1577 में अकबर ने इस व्यवस्था को आरंभ किया था। मनसबदारी व्यवस्था को अकबर कब आरंभ करता है? तो 1577 ईस्वी में। मनसबदारी व्यवस्था को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शाही सैनिकों को संरक्षण देना। जो राज्य के सैनिक होते थे उनको संरक्षण देने के लिए अकबर मनसबदारी व्यवस्था को आरंभ करता है। वस्तुतः मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था पर ही आधारित था। आरंभ में मनसबदारी व्यवस्था केवल सैन्य विभाग में ही लागू किया गया था कि सैनिकों को ही मनसब दिया जाता था, लेकिन बाद में अन्य विभाग के कर्मचारियों को भी मनसब दिया जाने लगा, है ना। मनसब का मतलब था कि नगद वेतन के साथ साथ उनको जमीन या प्रदान करना, उसको मनसब कहा जाता था। ठीक है, तो मनसब में पहले यहाँ पर नीचे देख लेते हैं तो और कंसेप्ट क्लियर होगा। मनसबदारी व्यवस्था में दो शब्द प्रचलित था, जात एवं सवार, है ना। ये हर एक मनसब जिस व्यक्ति को मनसब मिलता था उसको मनसबदार कहा जाता था। जिस व्यक्ति को मनसब मिलता था उसको मनसबदार कहा जाता था। तो मनसबदारी व्यवस्था में दो शब्द बड़ा प्रचलित था। कौन दो शब्द था? तो जात और सवार। जात और सवार दो शब्द सबसे प्रचलित था। जात सवार क्या था? तो जात से अधिकारी के वेतन एवं प्रतिष्ठा का बोध होता था। जात से अधिकारी का वेतन और प्रतिष्ठा का बोध होता था। मान लिया जाए एक मनसबदार का जात है 5000 और दूसरे मनसबदार का जात है 10,000, तो जाहिर तौर पर हम क्या कहेंगे कि 10,000 का जो मनसबदार है ना, उसको वह उच्च अधिकारी होगा, उसका वेतन ज़्यादा होगा, है ना। तो जात जिसका ज़्यादा होता था, इससे पता चलता था कि वह अधिकारी बड़ा अधिकारी है या छोटा अधिकारी है, उसका वेतन कितना है। ठीक है, तो जात से अधिकारी के वेतन एवं प्रतिष्ठा का बोध होता था, जबकि सवार से उनके द्वारा रखे गए घुड़सवार दस्तों की संख्या का बोध होता था। जो भी मनसबदार थे उनको राज्य की ओर से घोड़ा भी दिया जाता था, है ना। तो घुड़सवार दस्तों की संख्या, सवार अगर ज़्यादा है, मान लिया जाए कि सवार अगर 5000 है, 5000 सवार है, तो क्या कहेंगे कि 5000 के आसपास घोड़ा राज्य की ओर से दिया जाए। जितना ज़्यादा सवार होता था, इससे पता चलता था कि राज्य की ओर से उस अधिकारी को कितना घुड़सवार दस्ता दिया गया है। तो मनसबदारी व्यवस्था में ये दो वर्ड बड़ा प्रचलित था, जात एवं सवार। अब प्रथम श्रेणी का जो मनसबदार, इसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के मनसबदार होते हैं। प्रथम श्रेणी का मनसबदार यानी कि उच्च जो बड़ा अधिकारी होता था उसको प्रथम श्रेणी का मनसबदार दिया जाता। जो राजकुमार है या वित्त मंत्री है, रक्षा मंत्री है, उसको बड़ा मनसबदार बनाया जाता था, उसको प्रथम श्रेणी का मनसबदार कहा जाता था। ठीक है, प्रथम श्रेणी का जो मनसबदार होता था उसको जात पद के बराबर सवार दिया जाता था, यानी कि जितना जात उतना सवार। जैसे कि 5000 जात दिया गया है तो 5000 सवार, 10,000 जात दिया गया है 10,000 सवार। जात का मतलब कि जात से पता चलता है कि वह अधिकारी किस पद पर है और उसका वेतन कितना है। तो प्रथम श्रेणी का जो मनसबदार था, जो कि उच्च अधिकारी होता था, राजकुमार है या कोई बड़ा अधिकारी है, उसको प्रथम श्रेणी का मनसबदार दिया जाता था। इसमें जात पद के बराबर सवार पद दिया जाता था। ओके, द्वितीय श्रेणी का जो मनसबदार होता था
उसको जात पद से आधे का घुड़सवार दिया जाता था, यानी कि 5000 अगर जात है तो 2500 घुड़सवार दिया जाता था। और तृतीय श्रेणी के का जो मनसबदार होता था उसको जात पद के आधे से कम घुड़सवार दिया जाता। 5000 है तो 2000 घुड़सवार दिया जाता था। ठीक है, तो इससे पता चलता था कि ये जात और सवार से पता चलता था कि वह व्यक्ति मुगल शासन में किस पद पर है। छोटे पद पर है तो तृतीय श्रेणी का मनसबदार बनाया, उससे बड़ा पद पर है तो द्वितीय श्रेणी का मनसबदार, और उच्च पद पर आसीन है तो प्रथम श्रेणी का उसको मनसबदार बनाया जाता था। मनसबदार का मतलब कि वेतन के साथ साथ उसको राज्य की ओर से जमीन भी दिया जाता था। ओके, मनसबदारों को वेतन नगद एवं जागीर दोनों रूप में देने की व्यवस्था थी। ये ध्यान में रखेंगे, मनसबदारों को वेतन भी दिया जाता था और जागीर दोनों ही रूप में देने की व्यवस्था थी। मनसबदारों का जो पद होता था वह वंशानुगत नहीं था, यानी कि पिता अगर मुगल काल में मनसबदार थे तो पिता के बाद पुत्र बनेगा, यह जरूरी नहीं था, क्योंकि मनसबदार का जो पद था वंशानुगत नहीं था। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था में घोड़े दागने की प्रथा आरंभ किया। घोड़े दागने की प्रथा का मतलब कि अब जात और सवार हम लोग देखे थे, जात और सवार कि हर एक मनसबदार को राज्य की ओर से सवार यानी कि घुड़सवार दस्ता दिया जाता था, और घोड़ा जो था वो अरबी नस्ल का घोड़ा दिया जाता, उच्च क्वालिटी का। तो अब घोड़ा जो है वह घोड़ा राज्य के कर्मचारी लिए और उसको बाजार में जाकर बेच दिए, क्योंकि अच्छे क्वालिटी का घोड़ा था। ठीक है, तो वह बिके नहीं घोड़ा, इसके लिए हर एक घोड़े के पीठ पर जो है राज्य का मुहर दे दिया जाता था, उसी को घोड़ा दागना कहा जाता था, ताकि वह घोड़ा कहीं भी किसी भी बाजार में उसको बेचा नहीं जा सके। तो घोड़े दागने की प्रथा अकबर शुरू किया था मनसबदारी व्यवस्था के तहत। आईने अकबरी जो अबुल फजल का है उसमें 66 मनसबदारों का उल्लेख किया गया। आईने अकबरी 66 मनसबदार का उल्लेख किया। ओके, अकबर के बाद जब जहांगीर आया तो जहांगीर जो है मनसबदारी व्यवस्था में दू अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रणाली की शुरुआत किया। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, दू अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रणाली की शुरुआत मनसबदारी व्यवस्था में कौन लाया था? तो जहांगीर लाया था। ये दू अस्पा सिंह अस्पा व्यवस्था क्या था? तो दू अस्पा व्यवस्था के तहत मनसबदारों को निर्धारित संख्या में घुड़सवार के अतिरिक्त उतने ही घुड़सवार और रखने पड़ते थे, जबकि सिंह अस्पा प्रणाली के तहत निर्धारित संख्या के घुड़सवार के अतिरिक्त दुगने अतिरिक्त घुड़सवार रखने पड़ते थे। हम इसको उदाहरण देके बता रहे हैं कि दू अस्पा प्रणाली के तहत मान लें किसी मनसबदार को 5000 जात और 5000 सवार दिया गया है। ठीक है, तो दू अस्पा प्रणाली के तहत क्या था कि मनसबदारों को निर्धारित संख्या का जो घुड़सवार था 5000 है ना, के अतिरिक्त उतने ही अन्य घुड़सवार रखने थे, यानी कि 5000 प्लस और 5000 घुड़सवार रखना होता था। इसी को दू अस्पा प्रणाली कहा गया, दू अस्पा प्रणाली। सिंह अस्पा प्रणाली क्या था? तो 5000 जो निर्धारित संख्या में जो घुड़सवार का व्यवस्था किया गया था सिंह अस्पा प्रणाली में, कि इससे दुगना घुड़सवार रखना होता। 5000 है तो 10,000 और भी घुड़सवार रखना होता था। इसको सिंह अस्पा प्रणाली कहा गया। ये जहांगीर शुरू किया था मनसबदारी व्यवस्था में, दू अस्पा एंड सिंह अस्पा प्रणाली। ओके, जहांगीर के बाद शाहजहां आया। शाहजहां क्या किया? तो शाहजहां मनसबदारी व्यवस्था में महादरी व्यवस्था की शुरुआत किया, यानी कि मासिक वेतन देना आरंभ किया और हर एक मनसबदार के लिए रजिस्टर रखने की व्यवस्था किया। क्योंकि कारण क्या था कि शाहजहां तक आते आते मनसबदारी व्यवस्था में अव्यवस्था फैल गया, भ्रष्टाचार फैल गया। तो हर एक मनसबदारों का हुलिया रखने के लिए, हर एक मनसबदारों के पहचान के लिए एक रजिस्टर मेंटेन किया जाने लगा कि किस किस व्यक्ति को कितना मनसब दिया गया है। ये शाहजहां शुरू किया और मासिक वेतन देना भी शुरू कर दिया शाहजहां। तो शाहजहां अपने काल में मनसबदारी व्यवस्था में दो चीज जोड़ा, मासिक वेतन और रजिस्टर रखने की व्यवस्था किया। ओके,
औरंगजेब हिंदू विरोधी नीति अपनाया था, हम लोग पढ़े हुए थे। लेकिन औरंगजेब के काल में मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी, और वह भी हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक, अकबर से भी ज़्यादा औरंगजेब के काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या अधिक थी। इसके बावजूद कि औरंगजेब जो है हिंदू विरोधी नीति अपनाया था, लेकिन इसके काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। ओके, तो ये आपका हो गया मनसबदारी व्यवस्था। औरंगजेब के मृत्यु के बाद उत्तर मुगल काल जब शुरू होता है, मुगल साम्राज्य जब बिखरने लगता है, उत्तर मुगल काल जब शुरू होता है औरंगजेब के मृत्यु के बाद, तो मनसबदारी व्यवस्था का भी पतन हो जाता है। इसके बाद मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल में नहीं रहा। तो अकबर से लेकर औरंगजेब तक जो है वह मनसबदारी व्यवस्था रहा। अकबर लाया था मनसबदारी व्यवस्था इसलिए कि अपने सैनिकों को संरक्षण और सहायता दे सके। पहले अकबर जो है मनसबदारी व्यवस्था को केवल सैनिकों के लिए लागू किया, बाद में अन्य विभाग में भी इसको लागू किया जाने लगा। इसमें ध्यान में रखना है कि मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार दो शब्द का चर्चा किया गया। मनसबदारी व्यवस्था में मासिक वेतन के साथ साथ जागीर भी दिया जाता था। 3 श्रेणी का मनसबदार, प्रथम श्रेणी का मनसबदार, द्वितीय श्रेणी का मनसबदार, तृतीय श्रेणी का मनसबदार। प्रथम श्रेणी का मनसबदार जो था उसको ज़्यादा जात और सवार था, उससे कम द्वितीय श्रेणी का, और उससे भी कम तृतीय श्रेणी का मनसबदार था। तो ये आपका मुगल कालीन प्रशासन का पार्ट 2 हम लेकर आए, फिर पार्ट 3 भी लेकर आएंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट करेंगे, और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।